हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 71वीं एपिसोड लेकर के आए हैं जो कवर करेगा 1 जून से 7 जून 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, चूँकि ये कंपैरिजन वीडियो होती है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं जी। तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अब डेली करंट अफेयर थोड़े दिन के लिए पॉज हो गई है, देखते हैं फिर कभी मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो मैं रिज्यूम करूँगा। तो फिलहाल आप साप्ताहिक करंट अफेयर पर कंसंट्रेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 31 मई को मनाया गया जी। लास्ट डे ऑफ मई में मनाया जाता है वर्ल्ड टोबैको डे। ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को और अंतिम मई को मनाया जाता है तंबाकू दिवस। यह दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। WHO द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों पर ध्यान आकर्षित करता है जी। इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के थीम है युवाओं की सुरक्षा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोटेक्टिंग यूथ। ठीक है, तो आपको थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। ठीक है, 31 मई थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ। चलिए आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये कल ही मुझे बताना चाहिए था। अगला सवाल है, बीते दिनों आर श्रीलेखा किस राज्य की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? पुलिस महानिदेशक यानी DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप इनका देखिए फोटो, ये केरल के बनी है जी। ठीक है, केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के DGP के रूप में नियुक्त किया है। वह 1987 बैच के अधिकारी होने के साथ साथ ही वह केरल की पहली महिला IPS अधिकारी भी हैं। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं जी। तो आप इनको याद रखेंगे। अब मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। यहाँ 14 जिले हैं जी। राजभाषा मलयालम है, ये तो पता ही होगा आपको। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। यहाँ विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें और लोकसभा में 20 सीटें हैं जी। इसका अपना उच्च न्यायालय है, केरल उच्च न्यायालय। गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है इस राज्य को। बीते दिनों केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये राज्य छत्तीसगढ़ है जी। ठीक है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। आपको याद होगा मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पे ही बोला था जल जीवन मिशन के बारे में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जी। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जल शक्ति मंत्रालय आपको पता है, इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं ना, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन, वाटर रिसोर्स। ये सब अब पहले यही मिनिस्ट्री हुआ करता था, अब ये डिपार्टमेंट हो गया है। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं श्री रतन लाल कटारिया। अब छत्तीसगढ़ के बारे में, राजधानी रायपुर है, नवा रायपुर या अटल नगर भी आप कहेंगे इसको। जिले यहाँ 28 हैं जी। राजभाषा हिंदी, साथ में छत्तीसगढ़ी। 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। 90 सीटें विधानसभा में। बीते दिनों किस मंत्रालय ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 23 अतिरिक्त लघु वन उपज यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो आप बताइए। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किया है जी। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को परिभाषित करता है। हालांकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 में ही परिभाषित किया गया था। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी क्या अतिरिक्त, माफ कीजिएगा, लघु वन उपज के अंतर्गत ब्रशवुड, बांस, कैन, कोकून, टसर, कंद आदि शामिल होते हैं जी। ठीक है ना। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। कहाँ के हैं वो? झारखंड से हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? यह है प्रकाश जावड़ेकर जी। बीते दिनों विश्व के 7 सबसे धनी देशों के समूह G7 का कौन सा सदस्य देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 के साझेदारी में शामिल हुआ है? तो ये देश अमेरिका है जी। अमेरिका शुरू में इसका हिस्सेदार नहीं था, परंतु
अब संयुक्त राष्ट्र की निगरानी और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका इस समूह में शामिल हो रहा है। ध्यान रहे, चीन इस समूह का मेंबर नहीं है जी, G7 का मेंबर नहीं है। मैं सातों का नाम बताता हूँ आपको। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए ये। यह IMF के अनुसार विश्व के सबसे एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाएं हैं। यह वैश्विक नेटवर्थ को के 58% हिस्सेदारी करते हैं, जबकि GDP में 46% G7 का योगदान है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश है जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण करेगी। इस औषधीय पेड़ पौधों में नीम, पीपल, सहजन आदि शामिल होंगे। ठीक है, यह पौधे औषधियों के लिए कच्चा माल प्रदान करेंगे और भूमि के कटाव को रोकने में भी मदद करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि सॉइल एरोजन को रोकता है पेड़ पौधे जो लगाते हैं हम। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानेंगे। राजधानी लखनऊ है। सबसे ज़्यादा देश में किसी भी राज्य में जिले हैं तो यही है राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ 75 जिले हैं जी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ 2 हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, यानी कि द्विसदनात्मक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहाँ पर वहाँ 100 सीटें हैं, 404 सीटें MLA यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में है। बीते दिनों वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय वाडा द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगा दिया है? तो इनका फोटो देखिए, इन पर 4 साल का बैन लगा दिया है जी वाडा ने। वाडा के बारे में मैं बात करूंगा। उन पर लगा प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। मैंने उस समय ही बताया था। चलिए अब वाडा के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका मोटो प्ले ट्रू है। ठीक है, फाउंडर इसके डिक पाउंड थे और 10 नवंबर 1999 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसका पर्पस है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है जी। लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच चलता है। बिटोल्ड पांका इसके प्रेसिडेंट है। बीते दिनों किसे JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इनका नाम है लियो पुरी। इनका फोटो देखिए, यही है लियो पुरी और ये कल्पना मोरपारिया के स्थान लेंगे। ठीक है, जिनको 2021 के पहले क्वार्टर में उनके अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लियो पुरी इससे पहले UTI म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में काम कर चुके हैं। JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया ने मुरली मैया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में CEO कौन है? जेमी डिमन। ठीक है, बाद में बन जाएंगे मुरली मैया। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसे फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैप जेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम एमान इज्जत है। ठीक है, आप इनका फोटो देखेंगे। उन्होंने वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल हेरमेलिन की जगह ली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। मतलब वो CEO नहीं रहेंगे, वो अध्यक्ष सिर्फ रहेंगे। इससे पहले आयमन इज्जत कैपजेनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी COO ऑपरेटिंग ऑफिसर जो बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा वो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं। उन्हें बेस्ट यूरोपीय CFO का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है? तो ये हैं नरेंद्र बत्रा, आप इनको जानते होंगे, फोटो से ही जानिए। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं जी, प्रमुख भी हैं। तो आप दोनों याद रखेंगे। अब ये IOC में भी पहुंच गए हैं। चलिए IOC के बारे में भी जान जाते हैं फटाफट। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लॉसान है, स्विट्जरलैंड में है जी। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच और इंग्लिश ही है। प्रेसिडेंट थॉमस बैक हैं और डायरेक्टर जनरल इसके हैं क्रिस्टोफर डी कीपर। तो आप याद रखेंगे इसको। बीते दिनों किसने अपने 2.6 मिलियन शेयरधारकों के राइट इशूज़ से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है?
तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है जी, RIL ने, ठीक है ना। आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD मुकेश धीरूभाई अंबानी है जी। चलिए, राइट इशूज क्या है? यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट इशूज लाती है, ठीक है। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने को मंजूरी देती है। शेयरधारक कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट इशूज के तहत शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशूज के तहत शेयर धारक एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीद सकते हैं जिसे कंपनी तय करती है। बीते दिनों फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने 5% बताया है जी, फिच ने, ठीक है। फिच अमेरिकी एक रेटिंग एजेंसी है, जबकि इन्होंने 2020 में वैश्विक GDP 4.6% तक गिरने का अनुमान भी लगाया है। साथ ही S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पूल ने भी 2021 में भारत के GDP विकास दर को 5% गिरने का ही अनुमान लगाया है। यह संयोग है। फिच रेटिंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जी, और न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। इसका CEO पॉल टेलर हैं। 1914 में यह कंपनी बनी थी जॉन नॉले फिच के द्वारा। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में कब मनाया गया है? तो ये जून के फर्स्ट डे को मनाया जाता है जी, यानी 1 जून को मनाया गया माता पिता दिवस। आप ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी कह सकते हैं। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा की गई बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। तो आप इस डेट को याद करेंगे। कल मैं बताऊंगा 1 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, कल मैं उसे शामिल करूंगा। बीते दिनों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को किस संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो इनको FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जी। वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंगर के स्थान लेंगे। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत हैं जी। मैं FSAI के बारे में बताऊंगा। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन अगस्त 2011 में हुआ था, तो ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन नहीं है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं रीता टेवटिया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि CEO बने हैं श्री अरुण सिंघल जी। इसका पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बीते दिनों डैन के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनीता कोटवानी। आप इनका फ़ोटो देखिए। इससे पहले वह न्यू बिजनेस और क्लाइंट लीड के रूप में मिड शेयर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी जी, ठीक है। मैंने R श्रीलेखा के बारे में बताया था कि वो केरल राज्य की प्रथम महिला DGP बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बीते दिनों किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो ये प्रतियोगिता अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है जी। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अपने मन की बात के दौरान उन्होंने कही है, ठीक है, जो मंथ के लास्ट को लेकर के आते हैं। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का एक संयुक्त प्रयास है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, ये क्या मैंने बोला? आयुष का पूरा नाम। और इसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक, ठीक है। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है जी। आपको पता है स्वतंत्र प्रभार क्या होता है? बीते दिनों किसने AI.gov.in नाम से भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैं रविशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इन्होंने ही, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। ये भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको NASSCOM कहते हैं, के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT साथ ही कानून और न्याय और संचार मंत्री हैं
रविशंकर प्रसाद जी, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे। बीते दिनों किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वंस अगेन रविशंकर प्रसाद, ठीक है। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इंटेल इंडिया के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग मंत्रालय के समर्थन से तैयार किया गया है, ठीक है। एमएचआरडी मंत्री कौन है? बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम PR जयशंकर है जी, ठीक है। एस जयशंकर अपने देश के विदेश मंत्री हैं। PR जयशंकर को 3 साल की अवधि के लिए IIFCL के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं जी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, NHB में पहले थे, अब ये IIFCL में आ गए हैं। कुछ और नियुक्तियां हुई है, जैसे बसंत राव सत्य वेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक, ठीक है, डिप्टी MD नियुक्त किया गया है। वहीं हर्षा बंगारी को एक्जिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड में MD के रूप में नियुक्त किया गया है। बीते दिनों बाजिद खान का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वे गायक तो थे ही जी, साथ में संगीतकार, इवन वो मेन संगीतकार ही थे, लेकिन सिंगिंग भी करते थे। इनका फोटो देखिए। वो अपने भाई साजिद के साथ जोड़ी बना करके म्यूजिक दिया करते थे, इसलिए उनके जोड़ी का नाम साजिद वाजिद बोला करता था। जैसे शंकर, एहसान लोय, यहाँ 3 नाम है। शंकर महादेवन 2 नाम, शंकर महादेवन तो एक ही नाम है। शंकर जय किशन 2 नाम है, ठीक है। उन्होंने 1998 में प्यार किया तो डरना क्या से अपने फिल्मी कैरियर का शुरुआत किया। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीजिए, उसमें तेरे नाम जैसा फिल्म भी शामिल है। बीते दिनों किस राज्य से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया? तो ये केरल राज्य से राज्यसभा सांसद थे, जिनका फोटो देखिए आप, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले में हुआ था। कलपेट्टा एक जगह है वहाँ पर। इनका 1996 में कोझिकोड लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद HD देवेगौड़ा जब अपने देश के प्रधानमंत्री थे, और इंद्र कुमार गुजराल, ये दोनों के नेतृत्व वाली सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री भी रहे थे जी, ठीक है। इन्होंने 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते। 2016 से वो राज्यसभा सांसद थे। इनको, चूंकि ये एक लेखक भी थे, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीते दिनों भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इनका अनुमान 4.2% है जी, ठीक है। पिछले साल कितना था? 6.1% था। 2018-19 में कितना था? ये 6.1% था। ध्यान रहे, इन्होंने जो पिछली बार अनुमान लगाया था वो 5% के आसपास था, जो कि अब घटा करके इन्होंने 4.2% कर दिया है। और ये जो वृद्धि दर है वो पिछले 11 सालों में सबसे कम है जी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आप मंत्रालय का नाम याद रखिएगा, और ये कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा। बीते दिनों अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की गई है। यह पिंड सौरमंडल के किस ग्रह की कक्षा को साझा करता है? तो ये जो अभी खोजा गया है वो बृहस्पति यानी जुपिटर के ऑर्बिट को साझा करता है जी। यह क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है 2019 LD2, ठीक है ना। वैसे कोविड-19 2019 ही है उसका नाम भी। 2019 LD2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है। साथ ही बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह झुंड का एक हिस्सा है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है जी, और ये एटलस के द्वारा खोजा गया है। एटलस के पूरा नाम आप जानते हैं। अब मैं फटाफट एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, जो क्या ग्रह होते हैं वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, ठीक है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं जी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहर में कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बीते दिनों BCCI ने किस भारतीय स्टार बल्लेबाज को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रोहित शर्मा जी हैं, ठीक है। रोहित शर्मा आप जानते हैं, इनको मीडिया हिटमैन शर्मा भी बोलती है,
इस पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए 4 साल की अवधि होती है। ये 2016 से 2019 के बीच के लिए इनको ये नामित किया गया है। अब मैं रोहित शर्मा के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए इनको ये नॉमिनेशन मिला है। रोहित शर्मा 4 शतक बनाने वाले पहले T20 क्रिकेटर हैं जी, इंडिया में ही नहीं दुनिया में भी। इसके अलावा उनके पास लगभग 8 एक दिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर करने का भी रिकॉर्ड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। उन्होंने 2017 के बाद एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, मतलब विराट कोहली से भी ज़्यादा। वह वर्ष 2019 में ICC वनडे क्रिकेटर भी रहे थे और एक संस्करण में, मतलब विश्व कप के एक संस्करण में 5 सेंचुरी लगाने वाले भी वो एकमात्र बल्लेबाज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बता देते हैं। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है। जैसा कि मैंने बताया आपको, यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसके मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कहाँ से हैं वो? अरुणाचल प्रदेश से। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे और लास्ट मतलब पिछले साल बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। क्रिकेटर में रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है जी 1 जून को। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे और इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसको आप फाओ जानते हैं, द्वारा वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है जी और एन्जॉय डेयरी रैली के साथ ये मनाया जा रहा है, ठीक है। विश्व दूध दिवस 2020 का विषय है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, यानी विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ये इस बार का विषय है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण, पहुंच और सामर्थ्य सहित स्वास्थ्य के संबंध में डेयरी के लाभों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना है जी। अब फाओ के बारे में बता देता हूँ फटाफट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन इसका पूरा नाम है। फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है जी। इटली कैपिटल है रोम। डायरेक्टर जनरल है इसके क्यू डोंगयू और इसका अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बीते दिनों किस बैंक ने भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये बैंक यस बैंक लिमिटेड है जी, ठीक है ना। यस बैंक लिमिटेड ने DTH में 24.19% हिस्सेदारी खरीद लिया है। एक्चुअली खरीदा नहीं, इन पर बकाया था, कर्ज था, तो उसमें इन्होंने हिस्सेदारी में अधिग्रहण कर लिया। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और राणा कपूर आपको बहुत पता होगा, इनके संस्थापक थे। अभी ये विवादों में चल रहे थे। स्थापना इसका 2004 में हुआ था और MD और CEO इसके प्रशांत कुमार हैं जी। एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज इसका टैगलाइन है। बीते दिनों फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? तो ये विराट कोहली हैं जी, अपने देश के हैं और कैप्टन भी हैं ये। इस सूची में कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वे 66वें स्थान पर हैं जी, ठीक है। इनसे आगे 65 हैं। मैं बताता हूँ 1, 2, 3। टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, वो कुल 106.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जी, फुटबॉलर हैं, और लियोन मेसी भी फुटबॉलर हैं, वो तीसरे स्थान पर हैं 104 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर। इसके बाद नेमार और जेम्स हैं। बीते दिनों किसने जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है? तो ये WHO ने किया है जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। यह कदम तब उठाया गया है जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। इसके अलावा WHO ने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अन्य हितधारकों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है, जिसके लिए सॉलिडेरिटी कॉल
टू एक्शन भी जारी किया गया है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था और इसका महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियन नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है जी, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। चैंपियंस का यहाँ पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग एंड आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आप एक दो बार इसको पढ़िए, ये याद हो जाएगा। चैंपियंस का ये पूरा नाम है, एग्जाम में हो सकता है आए। चैंपियंस के विस्तृत उद्देश्य हैं, इनके 3 उद्देश्य मेन उद्देश्य हैं। शिकायत निवारण करना, MSMEs को नए अवसर उपलब्ध कराना और इसके लिए पहचान और प्रोत्साहित करने के लिए MSME यूनिट्स के लिए। बीते दिनों किसने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है? तो ये जारी किया है IMD ने जी, ठीक है ना। IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप जानते हैं इसको, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस IAS अधिकारी को भारत सरकार ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार दिया गया है? तो ये हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है ना। आप जानते होंगे इनको, ये जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये अब बन गए हैं इस्पात मंत्रालय में सचिव। इससे पहले त्रिपाठी को क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय भी है जी, आप जानते हैं। बीते दिनों किसने नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहुंचा दिया है? तो ये दोनों हैं और इनको SpaceX ने पहुंचाया है जी। इस लॉन्च के बाद अब SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले पहली निजी कंपनी बन गई है। ये प्राइवेट संस्था है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जी। अब SpaceX के बारे में, इसका संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। अध्यक्ष और COO हैं ग्वेने शॉर्टवेल और इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका USA के कैलिफोर्निया में है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये राज्य तेलंगाना है जी, ठीक है। 2 जून 2014 को ये राज्य अस्तित्व में आया था। आप इसका मैप देख रहे होंगे, ठीक है। ये हैदराबाद, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में 2013 में लाया गया था और बाद में 2 जून 2014 को इसे राज्य का दर्जा मिल गया था। इसके पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने थे, जो आज भी हैं, और पहले राज्यपाल ESL नरसिम्हा बने थे। बीते दिनों किसने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो आप बताइए कौन करेंगे? ये हैं किरण रिजिजू, जो खेल मंत्री हैं, युवा एवं खेल मंत्री हैं जी। इनका फोटो देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने ही पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों की सहयोग से की गई है। बीते दिनों किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया है? तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इसने किया है जी RTM लॉन्च, ठीक है, IEX, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना है जी। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC द्वारा विनियमित किया जाता है। इसे 2008 में शुरू किया गया था। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था। तो आपको ये जो लास्ट का 3 लाइन है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। डिस्कॉम के बारे में आप जानते हैं जी, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती है, ठीक है। और IEX का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न से संबंधित एक सवाल है। हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस महिला खिलाड़ी के नाम की सिफारिश किया है? तो कल मैंने रोहित शर्मा के बारे में बताया था, ये रानी रामपाल हैं जी।
हॉकी टीम के ये कैप्टन है, महिला हॉकी टीम के ये कैप्टन हैं। आप इनका फोटो देख रहे होंगे। साथ ही मेनका वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है जी। और रानी रामपाल के अलावा तुषार खांडकर और आरपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया है। कोच रमेश पठानिया को और बीजे करियप्पा को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब रानी रामपाल के बारे में जान जाइए। ये 2016 से 2019 के बीच इनके जो अवधि है उसमें रानी रामपाल ने 2017 में महिला एशिया कप जीतने वाली टीम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में टीम ने 2018 एशियाई खेलों में रजत कप जीता और उन्होंने 2019 में FIH ओलंपिक क्वालिफायर में प्रवेश करने के लिए टीम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निर्णायक गोल ने भारत को टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में मदद की। उन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में पद्मश्री भी मिला है। वह पहली भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो ये इतनी क्वालिटियाँ थी, इसलिए इनको ये दिया गया। अब फटाफट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड बाइसिकल डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, सतत विकास आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं जी, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बीते दिनों किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है? तो ये मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने किया है जी। देखिए S&P आप जानते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच रेटिंग एजेंसी। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक GDP 4% तक निगेटिव रहने की संभावना जताई है। साथ ही 2022 में इन्होंने 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? तो वो किसी देश की साख के स्वतंत्र विश्लेषण अर्थात भविष्य में अपनी देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आकलन को सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है जी। तो आप इसका डिफिनेशन याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इनको यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त बनाया गया है जी। वो वर्तमान में बेल्जियम के लग्जमबर्ग के ग्रैंड डची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, गायत्री आई कुमार 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लगी। मतलब इनसे पहले रुचि घनश्याम थे, अब उनके स्थान पर इनको बनाया गया है। बीते दिनों किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है? तो ये DRDO ने विकसित किया है जी। आप फोटो देखिए इसका है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों जैसे मोबाइल आपका है, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। चलिए अब DRDO के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्मेशन 1958 में किया गया था जी, और इसका नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, DRDO भवन। इसका मोटो बड़ा शानदार है। संस्कृत में इसको बलस्य मूलम विज्ञानम कहते हैं। आप इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। ठीक है, चेयरमैन है DRDO के G सतीश रेड्डी। ठीक है, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। बीते दिनों किस लोक सेवा क्षेत्र से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री P नामग्याल का निधन हो गया है? तो ये लद्दाख से थे जी। आप इनका एक फ़ोटो देखिए। ठीक है, उन्होंने संसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वे कृषक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। चूँकि अब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को ये नया केंद्र शासित प्रदेश बना था जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है। 2 जिले हैं जी, लेह और करगिल। तो आप याद रखेंगे। यहाँ 3 भाषाएं हैं आधिकारिक रूप से,
हिंदी, लद्दाखी और तिब्बती। राधा कृष्ण माथुर यहाँ को उपराज्यपाल हैं और उच्च न्यायालय यहाँ के जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है जी। हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अपने देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भी लद्दाख में ही आता है। बीते दिनों 1995 बैच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए, यही रवीश कुमार जी हैं और इनको फिनलैंड में बनाया गया है। वो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ये विदेश प्रवक्ता भी थे। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत बानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले उनके जगह पर आएंगे, जो 25 जुलाई 1917 को फिनलैंड के राजदूत का कार्यभार संभाला था जी। फिनलैंड की राजधानी आप जानते हैं हेलसिंकी है। बीते दिनों 1993 बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप इनका फोटो देखिए, यही CB जॉर्ज। इनको कुवैत में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है जी। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे और ये के जीवा सागर के स्थान लेंगे, ठीक है, जिनको 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत बनाया गया था। चलिए, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। बीते दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर किस समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो ये समिति का नाम बिमल जुल्का समिति है जी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष बिमल जुल्का थे, इसलिए इस समिति का नाम बिमल जुल्का समिति दे दिया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म्स डिवीजन, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया आदि के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश की है जी। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो उसका नाम दिया गया है दिल्ली कोरोना, ठीक है ना, दिल्ली कोरोना दिया गया है उस मोबाइल ऐप का नाम। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। यह एप्लीकेशन शहर में वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी। यह एप्लीकेशन मुख्य रूप से रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी जी, ठीक है। और दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को दिल्ली के CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ के उपराज्यपाल हैं जी अनिल बैजल। बीते दिनों कोस्टारिका ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसको CTAP कहते हैं ना, को लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ये किया है जी। ये पहल कोस्टारिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तावित की गई थी। यह पहल दवाओं, टीकों और अन्य तकनीकों की खोज में तेजी लाने में मदद करेगी, जो कोविड-19 का उपचार करने में मदद करेगी जी। WHO का गठन आप जानते हैं और इसका हेड भी जानते हैं। बीते दिनों किसने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम किरण रिजिजू हैं और ये युवा मामलों और खेल मंत्री भी हैं, जिनका फोटो देखेंगे आप। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 25 दिनों का कार्यक्रम है। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, और युवा मामले और खेल मंत्रालय दोनों इस कार्यक्रम को हर स्कूल तक ले जाने के लिए मिलकर काम करेंगे जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कितनी नई योजनाओं की शुरुआत की है? तो कुल 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनकी कंस्टिट्यूएंसी पटना सिटी है जी, पटना साहिब। और इन्होंने जो 3 योजनाएं शुरू किया है, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, क्लस्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है ना, SPECS। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी जी, ठीक है ना। रविशंकर प्रसाद को आप जानते हैं, ये हैं और ये पहली बार लोकसभा में आए। इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य रहा करते थे और ये फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को हरा करके आए हैं जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है जी 4 जून को, ठीक है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को
होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है और यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने कई दफ़ा बताया है। आप लिखिए ज़रा उसके बारे में। बीते दिनों वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII बोलते हैं इसे जी, के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इनका फ़ोटो देखिए, ये उदय कोटक है जी। ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं और इन्होंने 2020-21 के लिए CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। उनकी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किर्लोस्कर सिस्टम के अध्यक्ष और MD विक्रम किर्लोस्कर की जगह की गई है। तो मैंने बताया था आपको जब विक्रम जी बने थे तो। ठीक है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष और MD संजीव बजाज ने CII के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तो याद रखेंगे दोनों। बीते दिनों सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप इनका एक फ़ोटो देखेंगे। इनको पापुआ न्यू गिनी, ये एक एशियाई देश ही ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है जो ऑस्ट्रेलिया ही में है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी में इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका फ़ोटो देख रहे होंगे आप। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, सुशील कुमार सिंघल स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त विजय कुमार का स्थान लेंगे। मतलब इनसे पहले कौन थे वहाँ? विजय कुमार जी थे पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा दिया गया है? तो ये लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं जी। उनकी जो कार्यकाल है वो 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। या फिर अगर उससे पहले नए CEO की नियुक्ति हो जाती है तब फिर ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब दोनों में से जो भी पहले हो, या तो 6 महीने कंप्लीट हो जाए या फिर नए CEO उस बैंक के बन जाए। किस बैंक के? लक्ष्मी विलास बैंक के, जिसका फाउंडेशन 1926 में हुआ था। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी भी चेन्नई ही है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये किया है जी किसने? ट्विटर ने किया है। ठीक है ना, आपको देख रहा होगा ट्विटर का फ़ोटो भी, और यही हैं पैट्रिक पिचेट। वह उम्मीद कोर्डेस्टानी की जगह लेंगे। ठीक है, कौन? पैट्रिक पिचेट। ट्विटर के कार्यकारी अधिकारी हैं जी CEO जैक डॉर्सी, आप जानते हैं इनके बारे में। 21 मार्च 2006 को इसका गठन हुआ था। कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक बुकलेट जारी की गई है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है जी। ठीक है, ये बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। मतलब जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो उसका 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ये किया गया। बीते दिनों किसे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स यानी जिसको बाफ्टा बोलते हैं, ठीक है ना, बाफ्टा का पूरा नाम याद रखिएगा ना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका फ़ोटो देख रहे होंगे आप। ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार, और ये 73 साल में पहली बार नॉन वाइट बने हैं जी। ठीक है ना, वह पीपा हैरिस के स्थान लेंगे जो डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करते रहेंगे। मजूमदार ने इससे पहले लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी के अध्यक्ष, टेलीविज़न कमेटी के अध्यक्ष, 9 वर्षों तक ट्रस्टियों के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। 14 वर्षों से बाफ्टा से जुड़े हुए भी थे ये जी। बीते दिनों किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका के थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है? तो ये देश कौन हो सकता है बताइए? बिल्कुल सही, ये चीन है जी। ठीक है ना, चीन ने ये आपत्ति जताई है। दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरिया में स्थित अमेरिकी बेस में इस मिसाइल रक्षा प्रणाली के नए संस्करण की तैनाती किए जाने की सूचना के बाद चीन ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी सियोल है। बीते दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इनका नाम भेजा गया है जी खेल रत्न के लिए। ठीक है ना,
राजीव गांधी खेल रत्न, जैसे मैंने बताया था आपको, रोहित शर्मा को क्रिकेट में भेजा गया है, हॉकी में रानी रामपाल को भेजा गया है, ठीक है। विनेश फोगाट को कुश्ती में भेजा गया है। विनेश फोगाट का इस समय 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान पे है और इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था जी, और 14 के राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। बीते दिनों अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सबसे बड़ी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनको एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है जी। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक थे जी, ठीक है, डिप्टी एमडी कह सकते हैं आप। अश्विनी भाटिया को पीके गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे, ठीक है। एसबीआई के बारे में जानते हैं, रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये राज्य बिहार है जी, ठीक है ना। बिहार के लिए उन्होंने 1832 करोड़ रुपये आवंटित किया है जल जीवन मिशन के लिए, जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस मिशन के तहत हर घर तक नल की जल पहुंचाने की सरकार की मंशा को पूरा करने में भूजल के मुकाबले सतह का पानी अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक है जी, ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसको। 2024 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया, यानी कि 3,60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चलिए अब फटाफट बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है जी, यहाँ जिले 38 है, ठीक है। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। विधानमंडल यहाँ द्विसदनीय, द्विसदनीय मतलब 2 सदन है, ऊपरी सदन निचले सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं, ठीक है। पटना हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है। बीते दिनों कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम विवेक लाल है जी, ठीक है। कैलिफोर्निया आपको पता है कहाँ है, यूएसए में है, और यहीं के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का ये चीफ एग्जीक्यूटिव इनको नियुक्त किया गया है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये दिवस है, डेट है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इस वर्ष इसका थीम रखा गया है जी बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा ये मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया बायोडायवर्सिटी इस वर्ष का थीम है जी, विषय है। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ध्यान रहे 1972 में ये स्टॉकहोम में तय किया गया था जी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 2020 में कोलंबिया विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा, मतलब इस साल। और लास्ट ईयर मैं बता देता हूँ कि चाइना ने किया था इसका मेजबानी जी, ठीक है ना। इस वर्ष कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और चीन का बीजिंग। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत में भी एक विधेयक पास किया गया था 1986 में, और भारत में पहली बार पर्यावरण दिवस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मनाया गया था। अब यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका फॉर्मेशन 5 जून 1972 को किया गया था। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है जी। केन्या एक अफ्रीकी देश है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके इनगर एडरसन, जो डेनमार्क के हैं जी, यूएनईपी के। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन ही है जी, संयुक्त राष्ट्र। बीते दिनों भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए किस नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो उस पहल का नाम स्वदेश है, ठीक है ना। आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसका पूरा नाम मैं बताता हूँ, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसका पूरा नाम है जी, स्वदेश का। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये तीनों की एक संयुक्त पहल है जी। अब तीनों मंत्रालय के मंत्री के नाम बता देता हूँ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्री आप पता है आपको हरदीप सिंह पुरी, और सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं जी। बीते दिनों
भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है? तो 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी दिया जाएगा जी। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीनों के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। केसीसी, ठीक है ना, उसका पूरा नाम किसान क्रेडिट कार्ड ही होता है जी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है जी। और इसके मंत्री कौन है आपको पता है? हरदीप सिंह पुरी, अभी बताया मैंने। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि का पूरा नाम है जी, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। और योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर को दिया जाएगा जी। और अगर वो 1 साल के अंदर अपना किस्त चुका देते हैं तो उसके लिए उनको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। उनके कुछ अलग अलग शर्त रखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस कंपनी के मार्केटिंग निर्देशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी, है ना, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये इनको राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के एनएफएल के ये सीएमडी बने हैं जी। वह मनोज मिश्रा जी के जगह लेंगे। और एनएफएल में शामिल होने से पहले वह गेल इंडिया, आप जानते हैं, लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। उन्होंने 1995 में गेल में शामिल होने से पहले ओएनजीसी में भी 10 साल काम किया था। तो ओएनजीसी के बाद गेल में और गेल के बाद अब एनएफएल में जी, ठीक है। राष्ट्रीय उर्वरक नीति लिमिटेड सरकार स्वामित्व वाली एक मिनी रत्न है, कंपनी है जो रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक और औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और इनके पास कौन सा मंत्रालय आपको पता है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इनके पास और भी मंत्रालय है जी। यह बैठक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की धारा 10 के तहत आयोजित की गई थी। अधिनियम के तहत 261 अनुमेय कार्य हैं, उनमें से 164 कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित है जी। और इसी पर ये अध्यक्षता किया गया था। बीते दिनों किस भारतीय लेखिका को एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम कृतिका पांडे है। आप फोटो में देखिए। इनके स्टोरी के बारे में बताऊंगा, पहले बता देता हूं इस प्राइज़ के बारे में। 2012 से ये कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है जी। तो फर्स्ट टाइम 2012 में दिया गया था। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। मैं प्रत्येक के नाम बताऊंगा। प्रत्येक विजेता को 2,500 पाउंड दिए जाते हैं जी, ठीक है। अब ये अफ्रीका के हैं। अफ्रीका के नाइजीरिया लेखक हैं इनोसेंट चिरालाम। एशिया के, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय लेखक हैं कृतिका पांडे। इनका किताब है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए दिया गया है। कनाडा और यूरोप के में दिया गया है ब्रिटिश लेखक को। वहीं कैरेबियन में दिया गया है जी जमैका के लेखक ब्रायन एस हीप को, ठीक है। और पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया के लेखक एंड्रियाड ई मैकलॉड को दिया गया है। बीते दिनों किस बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे? तो ये बैंक इंडसइंड है जी, ठीक है। इंडसइंड बैंक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। वैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा शुरू करने वाला ये भारत का पहला बैंक है। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी और सीईओ सुमंत कथपालिया है और अरुण तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है और इसका टैगलाइन बहुत शानदार है, बी मेक यू फील रिचर, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बीते दिनों आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
मॉरिसन द्वारा किया गया जी, ठीक है ना। ये अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने देश के प्रतिनिधित्व किया, मतलब रिप्रेजेंट किया जी इंडिया को। इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। पिछले दिनों मैंने बताया था आपको कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी किया था जी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बीते दिनों किसने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण 1 लॉन्च किया है। तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है जी, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। लॉन्च की गई इस एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन संबंधित जानकारी प्रदान करना है। यह एप्लीकेशन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। एनआईसी के उप महानिदेशक हैं अभय कुमार, ये राज्य सूचना अधिकारी हैं, और एनआईसी की स्थापना 1988 में किया गया था जी। इसका मुख्यालय यानी एनआईसी का जम्मू में है। जम्मू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि मैंने बताया, उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है जी। बीते दिनों भारत सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इनका नाम ब्रजेंद्र नवनीत हैं। उन्हें भारत के अस्थायी मिशन यानी परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया PMI कहते हैं इसे, में जिनेवा में WTO में तैनात किया गया है जी। नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में बता दूं, 1995 में बना था जी। 1 जनवरी 1995 में गैट के विलय के बाद बना था ये, है ना। इसके सदस्य देश हैं 164, और WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये तो पता ही होगा आपको। बीते दिनों किस राज्य के पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने के लिए एक विशेष अभियान संपदन शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है जी। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में मैं डिटेल करूंगा। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। राजधानी रायपुर है। नवा रायपुर इसका नया नाम आया था, लेकिन बाद में अटल नगर रखा गया इसका नाम। यहाँ जिले 28 हैं, राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जी। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें, और हाईकोर्ट बिलासपुर है। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है जी। एक्चुअली एक रूसी कवि थे अलेक्जेंद्र पुश्किन, उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। वो आधुनिक रूसी साहित्य के जनक माने जाते हैं, और ये यूनेस्को द्वारा 2010 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस मनाया जाता है अरबी 18 दिसंबर को, अंग्रेजी 23 अप्रैल को, चीनी 20 अप्रैल को, फ्रेंच मनाया जाता है 20 मार्च को, और जैसा मैंने बताया रूसी मनाया जाता है 6 जून को जी। बीते दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको POK कहते हैं हम लोग, के क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए किन 2 देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी, जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी है जी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना है, और इससे उनका कुल कार्बन क्रेडिट अर्जित करना लक्ष्य होगा जी। अब फटाफट मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, दोनों देशों के बारे में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है इसको, चाइना को। कैपिटल बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के लेजिस्लेचर को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। करेंसी रेन मिनमिक चलता है। अब पाकिस्तान के बारे में, कैपिटल इस्लामाबाद, लेकिन लार्जेस्ट सिटी यहाँ की कराची है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और उर्दू है। करेंसी यहाँ पाकिस्तानी रुपी चलता है। प्रेसिडेंट यहाँ आरिफ अलवी हैं जी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। लेजिस्लेचर को यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। बीते दिनों शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी शहरी वन नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुरू किया है जी, ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह शुरू किया गया है, और नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है जी।
ठीक है, तो ये नगर वन में ये सब शामिल है। किरण रिजिजू अपने देश के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और भूटान के बीच में ये हस्ताक्षर किया गया है जी। भूटान का लोकेशन आप देख रहे होंगे। राजधानी थिम्पू है यहाँ के। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं, ठीक है। और बादशाह आपको ये प्रधानमंत्री यहाँ के लोत्से शेयरिंग है, कहीं लोटे शेयरिंग जैसा सुना होगा आपने। अभी कुछ दिन पहले जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इंडिया के दौरे पे आए थे। बीते दिनों किसके द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है। तो ये गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है जी, यानी RBI द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा, और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देशों में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फटाफट RBI के बारे में बता देता हूँ। वैसे कई दफ़ा बता चुका हूँ। RBI का 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 24 में उर्जित पटेल, 23 में रघुराम जी राजन। 3 याद रखेंगे आप। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, RBI एक्ट के तहत। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं जी, माइकल पात्रा, MK जैन, BB कानूनगो और NS विश्वनाथन। बीते दिनों किस भारतीय को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम राजीव टोपनो है, ठीक है ना। इनका आप एक फ़ोटो देखेंगे। एक्चुअली ये बहुत अनुभवी है। ये प्रधानमंत्री के साथ PMO में काम कर चुके हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है जी, ED, ठीक है, नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैंने कल बताया था कि ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे। मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में बताया था कि ये गैट का रिप्लेसमेंट है जी, ठीक है। पहले गैट हुआ करता था, 1995 से गैट का रिप्लेस करके WTO बनाया गया। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कहाँ किया जाएगा। तो ये दावोस में किया जाएगा, ठीक है ना। WEF का हमेशा दावोस में ही होता है। इस शिखर सम्मेलन का विषय द ग्रेट रिसेट होगा, ठीक है ना। तो आपको ये इसका थीम यानी विषय याद रखना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं, ठीक है। तो आप 3 चीज़ें याद रखेंगे, विषय भी, इसके अध्यक्ष। बीते दिनों एशियाई फुटबॉल महासंघ की घोषणा के अनुसार महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये अपना देश भारत करेगा जी, ठीक है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपको पता है। और ये पहली बार होगा जब भारत इस कप की मेज़बानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में लगभग 12 टीमें हिस्सा लेगी। लास्ट टाइम 8 टीमें ली थी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में 1980 और 1983 में रनरअप रही थी। 81 में कांस्य पदक जीता था। अब AFO के बारे में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। सेक्रेटरी जनरल बिंदसोर जॉन हैं और इसके मेंबरशिप 47 देशों का है जी। एशिया में करीब इतने ही देश हैं। अध्यक्ष अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। स्थापना 23 जून 1937 को किया गया था। पुरुषों की टीम के कोच हैं इगोर स्टमक, जब ये बने थे तो मैंने बताया था आपको। और महिला कोच हैं मायमोल रॉकी। तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है। तो ये बैंक HDFC है जी, ठीक है ना। HDFC ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कहलाती है और इसने ही समर ट्रीट्स जारी किया है। HDFC के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसका मोटो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका फाउंडेशन अगस्त 1994 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं श्यामला गोपीनाथ। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं, आप जानते होंगे। आदित्य पुरी के बारे में मैंने कई दफ़ा बताया था आपको, ठीक है। ICICI बैंक के आप पूरा नाम लिखिए। और कल ही मैंने लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बताया था जी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ TULIP नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये
आवास और शहरी विकास मंत्रालय के साथ किया गया है जी। एक्चुअली 3 अलग अलग मिल करके किए हैं, AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD, और आवास और शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों के संयुक्त पहल है जी। टुलिप के बारे में बताऊंगा, इसका पूरा नाम बताऊंगा। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्मार्ट शहरों से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया है। टुलिप का पूरा नाम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वहीं MHRD रमेश पोखरियाल निशंक हैं जी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के अध्यक्ष हैं अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपियो आयोग को मंजूरी दे दी है जी। तो इसकी गठन की मंजूरी दिया गया है और ये अध्यक्षता किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। आयुष का आप पूरा नाम जानते हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है और यह 2010 से संचालित किया जा रहा है जी, मतलब परिचालन में है, मतलब ये कार्य कर रहा है, ठीक है। संभवतः ये अपनी आज की आखिरी वीडियो होगी, लेकिन वीकली करंट अफेयर की आपको वीडियो मिलता रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है जी, ठीक है ना। केरल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है जी। इस में 1500 करोड़ रुपए की परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है, मतलब इसी साल दिसंबर से ये फ्री इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था। चलिए अब फटाफट केरल के बारे में जानेंगे। तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है, पहले इसका नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। जिला यहाँ 14 है जी और राजभाषा मलयालम है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें और केरल उच्च न्यायालय यहाँ का हाईकोर्ट है जी। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको रिवीजन अच्छा हुआ होगा। तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए कीजिए। डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीकली जैसे करंट अफेयर आती है हर मंडे को आएगी। आज थोड़े से डिले हो गई, वैसे आपको 11 बजे मिलने थे, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अगले मंडे को 11 बजे मैं पूरी कोशिश करूँगा और थोड़े से बेहतर तरीके से, अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो मिलते हैं अगले सप्ताह पे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।